नमस्ते। आज गौ माता के पावन आशीर्वाद से मुझे एक बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है, और सुनहरा मौका इसलिए भी क्योंकि गांव से बहुत सी प्रतिभाएं ब्रेन ड्रेन किया, लेकिन वापस रीब्रेन ड्रेन जो आया वो उन्हीं प्रतिभाओं में से एक प्रतिभा का नाम डॉक्टर B.R. बगड़िया जी है। और B.R. बगड़िया जी मेरे लिए आदर्श इसलिए भी है कि यहाँ से मेडिकल फील्ड में जाने के बाद में जो सामाजिक संवेदनाएं हैं ना, वो आप में कूट कूट के भरी हुई है। मैं आपको आदर्श इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि आपका हर एक विचार गांव के डेवलपमेंट के बारे में और गांव इन्हेंस कैसे करे इसके उपलक्ष्य में होता है, और वो भी वो विचार जो वास्तव में क्रियान्वित किए जा सकते हैं और उनको बहुत अच्छे से फलीभूत किया जा सकता है, और गांव की जो नई पीढ़ी है वो पुरानी पीढ़ी से जुड़ करके कैसे आगे बढ़े, इन सब को लेकर के क्रियान्विति वाले विचार आपके अंदर से पैदा होते हैं। आपका बड़ा मन होता है जब भी गांव का कोई बंदा आपसे किसी भी चिकित्सकीय राय सलाह के लिए जाता है तो निश्चित ही आप गांव के बगीचे के बारे में, हमारे कोठी वाले बालाजी के बारे में, गांव की गौशाला के बारे में, बड़े बुजुर्गों के बारे में और गांव के ग्वाड़ के बारे में सब हर बातें पूछते रहते हैं। और इस निमित्त मेरा ये वीडियो प्रेषित है। मुझे नहीं लगता कि मैं बगड़िया जी के बारे में आपको पूरी बात ये बताऊं कि बगड़िया जी ने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब पूरा देश कहता है कि 90% प्रतिभाएँ गाँव से निकलती है तो उन्हीं प्रतिभाओं में एक प्रतिभा डॉक्टर B.R. बगड़िया जी भी है। आप जाने माने नी रिप्लेसमेंट तो है ही है, साथ में आपने चिकित्सकीय पैसे को कैसे महंगे बढ़ाया इसके एवरेस्ट एग्जाम्पल आप है। मैं चाहूँगा भाई साहब जो है, मुझे पूरा अधिकार है कि आपसे जब मैंने कहा तो कहा कि आराम से अपन खेत में बैठेंगे और खेत में बैठ करके अपनी पूरी बात आराम से तन्मयता के साथ में और एकांतता में करेंगे ताकि किसी प्रकार का न्यूसेंस बाहर से नहीं आए। ऐसी स्थिति में जब आपके पास बार बार फ़ोन आ रहे थे तो आपने फ्लाइट मोड पर करके कह दिया कि भाई मेरा पहला अब जो समय है वो नमस्ते अडक्सर के लिए और सोनलाल के लिए निमित्त है। मैं चाहूँगा भाई साहब आप हमारे ये जो 10 गाँव के जुड़े हुए हैं उनसे थोड़ा सा नमस्कार करें। नमस्ते अडक्सर। जैसे सोन मेरा छोटा भाई है और मेरे गांव के जो अडक्सर गांव से बहुत ही एक्टिव, जिसको पर्सनालिटी कहते हैं, इसकी छोटी छोटी गांव की जो खबरें हैं वो हमेशा एकत्रित करता है, वो लोगों को मोटिवेट करने में लगा रहता है। तो इसकी रिक्वेस्ट यही थी कि वो भाई साहब आप बैठ के मेरे साथ 10 मिनट बैठें, मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल 10 मिनट क्या, तेरे लिए पूरा दिन रेडी है। थैंक यू भाई साहब, पूरा दिन रेडी है और यही अधिकार जो है वो आपकी तरफ बार बार हमें अट्रैक्ट करता है। मैं चाहूँगा भाई साहब जो अपना जो बचपना जहाँ से गुजरा और ये आज तक का जो सफ़रनामा है वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपने शब्दों में हमारे जो चैनल है उस पर थोड़ा सा बताएं भाई साहब। मुझे लगता है हर गांव के बच्चे की जो हिस्ट्री है वो लगभग सेम ही होती है, और आज से यदि 25 साल 30 साल पहले जाएं तो बहुत ही शानदार लाइफ हुआ करती थी। सुबह घर पे उठना, फिर पैदल स्कूल जाना और बीच में रास्ते में खूब सारे खेलना और फिर शाम को आकर के फिर पढ़ाई करना। एक रूटीन लाइफ था, लेकिन उसमें गेम्स बहुत थे, मतलब फ्रीडम काफ़ी थी। पेरेंट्स की तरफ से ऐसा नहीं होता था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं होता था। एक सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इंसान को, बच्चों को बहुत मौका मिलता था। तो जो मुझे याद आता है कि हम रास्ते में कबड्डी खेलते थे, सितोलिया खेलते थे, मालदड़ी खेलते थे। मुझे सबसे ज़्यादा आज भी मेरी प्रोफेशनल फील्ड में वही चीज़ें याद आती है, बचपन याद आता है। और वो एक माइलस्टोन जो क्रिएट होती हैं गांव के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति जो अटैचमेंट का, वो बहुत ही शानदार एक समय था। और मुझे लगता है कि एक समय के साथ में हर चीज़ बदलती है। आज वो टाइम नहीं रहा, वो पहले वाली मालदड़ी और कबड्डी का और वो कुबा दड़ी, एक सोटा दड़ी हुआ करता था, वो नहीं रहा। अब थोड़ा सा टेक्निकल गेम्स ज़्यादा आ गए। इससे बच्चों का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो कम होता है और एक दूसरे के बच्चों के प्रति जो अटैचमेंट है वो बहुत ही कम हो गया है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है आज के परिवेश में। कुल मिला के आइसोलेशन की दुनिया में अपन जा रहे हैं। मैं चाहूँगा हाँ जी, इसके कारण से जैसे बच्चे इस एनवायरनमेंट में जब पढ़ के जाते हैं तो वो एक आगे जा कर के भी अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं बन पाता। और
उसके कारण से इन फ्यूचर फील्ड में भी आगे जा कर के वो एक सिंगल मैन की लाइफ या अकेलापन की लाइफ के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, क्योंकि उसको लगता है कि लोगों के साथ रहना एक बर्डन लगता है और वो एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। उसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों के साथ में खेलना और उनके साथ में गपशप मारना। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, लेकिन दोस्ती और जो फैमिली है उसके साथ एक समय निकाल के उनको देना बहुत ज़रूरी होता है। आज का बच्चा जब ऐसा मशीन बनता जा रहा है कि जब माँ बाप का भी केवल एक ही ध्येय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाए और ज़्यादा से ज़्यादा करियर को फोकस करे, ऐसी स्थिति में इस मिथक को तोड़ने का काम भाई साहब आप है। आप बिल्कुल सही बात है कि आप जब खेलते थे तो पूरी तन्मयता से पूरा 100% उसमें देते थे और जब पढ़ते थे तो पूरा 100% उसमें देते थे। मैं चाहूँगा भाई साहब ये मेडिकल फील्ड में आपका झुकाव होना और आज तक आप मेडिकल फील्ड का जो सफरनामा है वो थोड़ा सा बताएं। मुझे लगता है मेरे टाइम में इतना मेडिकल का कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं था लोगों का। मैंने तो खुद ने सेल्फ देख के ही किया है। जब 12वीं क्लास पास करी तो मेरे को लगा कि यार मुझे भी मेडिकल में जाना चाहिए। लोगों ने कुछ लोग गए हुए थे और जोधपुर मेडिकल कॉलेज के थ्रू में जब जाता था, लाचू में मैं पढ़ाई कर रहा था फर्स्ट ईयर, 96 की बात है। तो मेरा सेल्फ डेवलप हुआ, मूड डेवलप हुआ इसमें कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। और मैंने 1 साल भी तैयारी नहीं करी थी, लगभग 6 महीने मैंने तैयारी करी थी और मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था। तो मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट था। सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट होता है, उसमें आपकी पूरी लाइफ का एक डायरेक्शन सेट हो जाता है और वो बच्चों के लिए होना भी चाहिए। उसके लिए मेहनत करे बिना कुछ नहीं हो सकता। देश दुनिया के जाने माने नी रिप्लेसमेंट और ऑर्थोपेडिक की दुनिया का बड़ा नाम डॉक्टर बी.आर. बगड़िया जी है और इनकी एक अभी आपने ऐसा बताया नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि जब 10+2 में आपके 2nd डिवीज़न आई और उसके बाद में मेडिकल फील्ड में आपने इतनी जो छलांग लगाई, निश्चित ही हर एक अप्रेंटिस आपसे प्रेरणा लेगा, ऐसा मेरा प्रयास है। मुझे ऐसा लगता है कि है ना, परसेंटेज किसी भी स्टूडेंट की एक फाइनल डिसीजन नहीं होता। परसेंटेज कम देख करके कभी किसी को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, वो आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। मेरा आपने कहा कि मैं जब 10th में मेरा बहुत अच्छे मार्क्स थे, टॉप मैं आई थिंक उस टाइम मेरी 41 रैंक इन राजस्थान में थी। लेकिन इवन 11th और 12th में मुझे ये गांव के परिवेश में शहर में गया तो मुझे वो एनवायरनमेंट मिला ही नहीं, तो मेरा परसेंटेज बहुत डाउन आ गया। लेकिन वो फिर मुझे धक्का लगा, मेरे जो कलीग्स थे, टीचर्स थे, यार तुमने बहुत अच्छा करना था लेकिन तुमने नहीं किया। तो मुझे वो एक तरह से बहुत पुशअप मिला कि यार मुझे करना था, सब लोग करे मुझे करना था लेकिन मैंने नहीं किया। फिर वो मैंने 1 ही साल के अंदर मेहनत करके पीएमटी में मैंने अचीव किया था। लेकिन समय सबको मौका देता है, कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही सिर्फ आखिरी आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है। ज़िंदगी आपको जगह जगह मौका देती है, आप जब चाहे उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे साहब ये आपकी बिल्कुल बात सही है कि समय ज़रूर मौका देता है। अब मैं चाहूँगा कि ये जो आपका मेडिकल का सफरनामा मैंने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि आप गांव के वो गौरव है जिन्होंने लिम्का बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। तो थोड़ा सा मेडिकल अचीवमेंट के बारे में मैं चाहूँगा कि खुलकर थोड़ा सा बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो सफ़र है वो मैंने बहुत लाइट लेके ही रखा है हमेशा। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत टॉपर बनने की होड़ नहीं थी मेरे को कभी भी, लेकिन कुछ पाने की होड़ तो होती है, होनी भी चाहिए। MBBS पास करने के बाद में मैं राजस्थान प्री PG में मेरी 5th रैंक थी ऑल राजस्थान के अंदर। वो मेरा मैं रूटीन पढ़ाई कर रहा था, उसी में मिला मुझे। मैंने ऑर्थोपेडिक्स चूज़ किया। सब लोगों ने कहा कि MS ऑर्थोपेडिक्स के बाद में आपको अब जॉब लगना चाहिए। मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूँगा, मुझे स्पेशलाइजेशन करना है। और मैंने उस टाइम 2007 के अंदर 6-7 के अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को चूज़ किया। उस टाइम रिप्लेसमेंट राजस्थान में होते ही नहीं थे। मैंने सर गंगाराम हॉस्पिटल में जाकर के फ़ेलोशिप ज्वाइन करी थी और 2 साल की फ़ेलोशिप करने के बाद में मैं जयपुर रिटर्न हुआ था। उस टाइम मुझे कोई पैसा नहीं मिलता था, न कोई मेरी इनकम थी, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम करो। और उस टाइम मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को प्रमोट शुरू किया था, जब राजस्थान में यहाँ बहुत इक्के दुक्के सर्जन बाहर से आके करते थे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी धीरे धीरे बड़ी, लोगों की ज़रूरत बनी, लोगों को बस अच्छा लगा और आज वो पीक पे है। आज तो हम महीने के भी 150-200 जॉइंट रिप्लेसमेंट में महीने के करता हूँ। शुरू के 3 साल पहले मैंने एक थीम शुरू करी थी। मैंने कहा यार जॉइंट रिप्लेसमेंट करे हुए पेशेंट समाज को क्या संदेश दे सकते हैं।
तो जयपुर मैराथन एक प्रोग्राम होता है राजस्थान में, जयपुर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, लाखों लोग उसमें रन करते हैं। उन्होंने मुझे मेरे से जब वो मिले कि उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कर सकते, मैंने कहा मैं मेरे रिप्लेसमेंट कराए हुए लोगों को आपके इस मैराथन में पार्टिसिपेट करा सकता हूँ। बोला आप करवाइए। मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया, उनमें से लगभग 294 पेशेंट्स जो है रिप्लेसमेंट कराए हुए लोगों ने पार्टिसिपेट किया और 5 किलोमीटर की वॉक कुछ ही मिनट्स में उन्होंने पूरी करी JLN मार्ग पे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया। लगभग कितने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उसमें बने, गोल्डन बुक है, ये जो आपके वर्ल्ड वाइड बुक है, एशिया बुक है, इंडिया बुक है, दुनिया भर के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उसमें बने। वो एक उस इवेंट के बाद में लोगों ने, मेरे कलीग्स ने मुझे फ़ोन किए, मैसेज किए, बोले ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम किया आपने। मतलब आप सोचो सेम का डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जब आपको अप्रिशिएट करते हैं कि ये इससे क्या हुआ कि जो लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने से डर रहे थे उन लोगों का डर ख़त्म हो गया। और राजस्थान में लोगों को, राजस्थान क्या पूरी दुनिया में लोगों ने देखा कि यार एक मतलब 60 साल का पर्सन है या 85 साल का है, 80 ईयर्स 85 ईयर्स ओल्ड मेल फीमेल जो भी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट करा करके 5 किलोमीटर कुछ ही मिनट्स में पूरा करके आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज था। भास्कर की मैन हेडिंग इसमें कवर की थी और लोगों में इतना मोटिवेशन आया। मेरे पास आज भी ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको जॉइंट रिप्लेसमेंट के कारण से, जॉइंट खराब होने के कारण से चल नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम भी है उनके साथ, आके बैठ जाते हैं नहीं मेरे भी यहाँ नी रिप्लेसमेंट करिए। देखिए ये एक समाज में बहुत बड़ा मोटिवेशन जो मिला लोगों को, एक जिसको पिकअप जिसको कहते हैं इनिशिएटिव ट्रिगर मिला और एक नेगेटिव जो सोच थी वो ख़त्म हुई। और आज मैं मानता हूँ कि इसके कारण से कई लोग मोटिवेट होकर के नी रिप्लेसमेंट करके अपनी सेकंड इनिंग जो है लाइफ है, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है, वो बहुत एंजॉयफुली जी रहे हैं। कम से कम घुटने की प्रॉब्लम के कारण से कोई बैठा हुआ नहीं है। मेडिकल फील्ड में आपने खूब अचीवमेंट प्राप्त की है, लेकिन और ये मैंने देखा है, अभी आज पीटीआई जी कह रहे थे कि मैंने रिप्लेसमेंट करवाने के थोड़े दिनों के बाद में मैंने भगवान जी को एक वीडियो भेजा था जिसमें मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। तो ऐसी खूब अचीवमेंट की लंबी श्रृंखलाएँ हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में चाहता हूँ, जब आपने मेरे को एक बार कहा था कि भाई सोहन, तुम और तेरे जैसे यूथ जो गांव के हैं, जिन्होंने अपना कर्म क्षेत्र गांव का या गांव के एडजॉइनिंग एरिया को बना रखा है, वो चाहे तो गांव को इन्हेंस कर सकते हैं, गांव में अच्छा एक माहौल पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने समझा कि भाई साहब को क्यों ना इस प्रकार से अपन जो है अपन सामने रखें, ताकि हर एक गांव से बाहर निकला हुआ बंदा गांव से कैसे जुड़े। और ये आपकी मैं कभी पीड़ाओं में देखता हूँ तो एक पीड़ा ये भी है कि मैं गांव से तो निकल गया, सोसाइटी ने तो मुझे बहुत दिया, लेकिन सोसाइटी को मैं ज़्यादा नहीं दे पाया। तो ऐसी पीड़ाएं उन हर एक गांव के बाशिंदों को है जो गांव से निकले और शहर में जाकर के अपना जो है वो उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र बनाया। मैं वैसा चाहता हूं कि आज जिस प्रकार से गौशाला में जो आज ये नवनिर्मित अपने पिताजी की स्मृति में जो गेट का अपन ने आज लोकार्पण किया, तो इसके उपलक्ष्य में थोड़ी सी दो बात बताएं। देखो ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। गांव से निकली हुई हर प्रतिभा, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो सर्विस में है, चाहे फोर्स में है, किसी में भी है, मुझे लगता है कि आप यहाँ से निकल कर के जहाँ भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपके लिए बेस्ट है, अचीवमेंट है। लेकिन आपने बैक अपने गांव को, अपने समाज को कुछ नहीं दिया या उनसे जुड़े हुए नहीं रहे, तो मान के चलो कि आपको एक शांति नहीं मिलेगी, आपके दिल में कभी शांति नहीं आएगी। कारण क्या है कि आदमी जब काम करता है फील्ड में, तो आपके चारों तरफ लोग रहते हैं, वो सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको आपसे कुछ फ़ायदा है, इसलिए चारों तरफ भीड़ रहेगी वो। लेकिन जैसे ही आप रिटायर हो गए उस काम से या काम को छोड़ दोगे, वो सारी भीड़ ख़त्म हो जाएगी। आपके पीछे कौन रहते हैं? अपने समाज के लोग, गांव के लोग, जिनको बहुत ज़्यादा स्वार्थ नहीं है आपसे। आपने अपने कैरियर में उन लोगों से कोई कनेक्शन नहीं बनाया, तो एक समय आता है कि वो भी आपसे अलग हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में न तो आप गांव के रहे, न बाहर के रहे, तो बिल्कुल अकेले पड़ गए। यही कारण है कि आज लोग शहरों में चले तो जाते हैं, अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं, अच्छा कमाते हैं, फिजिकली भौतिक सुख सारा ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसका रिटायरमेंट आता है तो वो सडनली बूढ़ा हो जाता है। उसका कारण ये है कि लोग उसको चारों तरफ लोग चाहिए और वो लोग होते नहीं हैं।
समाज के लोग, गांव के लोग, परिवार के लोग आपसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं। सर हाय हेलो राम रमी, छोटा मोटा उनके लिए हेल्प कर दो, बच्चों की गाइड कर दो, यही हेल्प चाहिए होता है। तो मेरा यही मानना है, समाज के लोगों को जो प्रतिभाएँ यहाँ से निकल के जा रही हैं उनको गांव से जुड़ा रहना चाहिए। और आप अचानक रिटायर होकर के नहीं जुड़ सकते, डे वन से ही जुड़े रहना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, आपको भी अभी कह रहा था, मैंने कहा कि 365 दिन में से एक दिन गाँव को दे दो। और गांव को क्या देना है कोई लिमिट नहीं है, थोड़ा सा भी दे सकते हो, बहुत कुछ भी ज़्यादा भी दे सकते हो। इसके लिए भी गांव वाले आपको कोई वो प्रतिक्रिया या वो आपको वो नहीं करेंगे कि भाई इतना दो। लेकिन गांव से जुड़े रहने का मतलब है, चाहे एक पेड़ ही लगा के जाओ, किसी संस्था को कंट्रीब्यूट करके जाओ, इससे गांव बनता है, एक आदर्श गांव बनता है। आदर्श गांव के अंदर सिर्फ गांव में रहने वाले लोग नहीं होने चाहिए, गांव से गए हुए लोग भी आएँ। साल में एक एनुअल फंक्शन होना चाहिए, जो प्रतिभाएं निकल रही है उनको फेलिसिटेट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। जो निकलने वाली है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जिनकी किस चीज़ का अभाव है, उनको यदि हम बैठ कर के उनकी सुन लें, हो सकता है कि उसका भला हो जाए, उसका निकल जाए, वो किसी कैरियर में सेलेक्ट हो जाए। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, और हर आदमी यदि ये सोच ले कि मुझे एक दिन गाँव में जाना है 365 दिन में से, तो मैं कहता हूँ कि वो गाँव बिल्कुल हरा भरा हो जाए और आदर्श गाँव की कैटेगरी में उसको कोई रोक ही नहीं सकता। मेरे गांव में ऐसा है, अड़कसर गांव में ऐसा है। मेरे गांव में जो भी प्रतिभा यहाँ से गई है, लगभग लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं। और मैं ये देखता हूँ कि लोग बढ़ चढ़ के यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। आज का प्रोग्राम देखिए आप, कितने लोग सब इतने खुश होते हैं और कितने सर्व समाज के लोग वहाँ आते हैं और एक केंद्र बन जाता है जहाँ लोग एकत्रित होते हैं। तो चाहे वो गौशाला हो, मोजीदास जी की बगीची हो, हनुमान जी का मंदिर हो, या लाइब्रेरी या कोई एजुकेशन संस्थाएं बने, वहाँ लोगों को एक जगह बैठने का मौका मिलता है, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और गांव के विकास के लिए कुछ न कुछ अपने वर्डिंग करते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसा मैंने देखा कि आज जब गौ माता के वो द्वार का जब इनॉग्रेशन हुआ, उसके बाद में आप वहाँ से निकल करके वो जहाँ आपने पेड़ लगाए थे उनको देखने के लिए गए, तो मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा कि एक छोटा सा भी आपका योगदान जो है वो आपको गांव से जोड़ता है। yes. बिल्कुल ये बात सही भी है। और मैं तो भाई साहब आपको पता ही है, गांव के इन सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ रहता हूँ। लेकिन मैंने देखा कि गांव में दो प्रकार के लोग रहते हैं। एक वो जो गांव में ही है, और गांव में जो लोग हैं वो खेती से जुड़े होते हैं। खेती और पशुपालन वाले के पास इतना शायद समय नहीं मिलता कि जितना वो आकर के इस प्रकार से के कार्यक्रमों बढ़ चढ़ कर भाग ले। ये काम तभी संभव है जब आप जैसे लोग जो गाँव से बाहर निकले हैं और जो बाहर से गाँव को देख रहे हैं। और आपने जैसा ही कहा कि बचपन गोल्डन एरा ऑफ द लाइफ होता है, तो वो लोग चाहते हैं कि गांव में आप अच्छे से जुड़े। तो इनका कैसे संयोजन हो और किस प्रकार से दोनों गांव के लोग भी और गांव से बाहर के लोग भी आकर के जुड़ करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि जिससे वो रास्ता आगे के लिए निकले, वो थोड़ी सी रूपरेखा बताएं। देखो, अपन इसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि गांव के लोग अपने भाई भतीजावाद, जो भतीजा जो है, ताऊ है ना, चाचा चाचियाँ सब होते हैं, उनकी उम्मीद आपसे इतनी होती है कि आप उनसे मिलो, राम रमी करो, उनके साथ कुछ न कुछ आइडिया शेयर करो। और जब आप नहीं आओगे तो वो आपसे नाराज़ होंगे मन ही मन में। तो मैं आपको यही सुझाव दिया था आपको मैंने अभी, कि एक दिन महीने साल में निकाल लो। और ये जो जैसे गौशाला जैसी संस्थाएं हैं, एक स्टेडियम है, स्टेडियम में एक कॉमन मैच रखा जा सकता है, 2 दिन का प्रोग्राम रखा जाए कि गांव के ही लोग खेलेंगे, सिर्फ गांव के जिस कैटेगरी में जो खेल सकता है। कोई 60 की एज में खेल सकता है तो वो खेलो, कोई 40 बच्चे खेलते हैं 20 साल की एज में, तो उनका प्रोग्राम हो। तो एक कंपटीशन होगा गौशाला के अंदर ही। अंदर जैसे मंदिर की स्थापना होने वाली है, मुझे आशा है कि वहाँ बहुत खूबसूरत मंदिर बनेगा। उसी के अंदर एक चिल्ड्रन गार्डन हो, उसी के अंदर कोई अच्छा सा भवन हो जहाँ परिवार के लोग, जैसे मेरे परिवार में या आपके परिवार में, बच्चों का बर्थडे मनाना है, बाहर जाते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं, क्यों नहीं हम यहाँ आके मनाएं, समाज के लोगों को भी बुलाएं। जो खर्चा बाहर करोगे उससे 1/4 में यहाँ हो जाएगा और पूरा का पूरा गांव को एक कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। गौशाला में आओगी तो चाहे वो शादी प्रोग्राम का छोटा प्रोग्राम हो, बर्थडे प्रोग्राम हो, या कोई मदर फादर की पुण्यतिथि का प्रोग्राम हो, यदि हर प्रोग्राम को हम साल में एक फैमिली एक प्रोग्राम भी यदि गांव में आके कर ले
तो गांव का बहुत अच्छा भला हो सकता है, गांव के लोग बहुत अच्छे जुड़ सकते हैं और छोटे छोटे जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं लोगों के मिलने जुलने से ख़त्म हो जाते हैं। मेरा गांव मेरा गौरव, इसके प्रतिनिधि व्यक्ति तो आप है। और भाई साहब, जब आप इस प्रकार के विचार, मुझे लगता है कि एक से दूसरे से चौथे के बीच में फैलाओगे तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं होगा जब गांव से बाहर रहने वाला आदमी निश्चित ही अपना समय का जो पार्ट ऑफ द टाइम है वो यहाँ निकालेगा। मैं भाई साहब, ये जो आप जो इतना अधिकार देते हैं ना, मुझे पता है कि आपका बड़ा, आप गांव का बासिंदा या फिर आपके जो रिलेटिव है, आपके जो मित्र, उनका ऊपर पूरा अधिकार आपके ऊपर रहता है कि वो कहते हैं कि हाँ मैं कह दूंगा। और आप इतनी व्यस्तताओं के बाद में भी जिस प्रकार से गांव के निवासियों का फ़ोन उठाते हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, उनको सही सलाह देते हैं, तो मेरा ये प्लेटफॉर्म पर लाने का केवल एक ही मोटो था। और आपका भी ये मन में कहीं ना कहीं वो पीड़ा ही रहती है कि गांव से आखिर जुड़ क्यों नहीं रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। और इसी निमित्त आपने प्रयास भी किए हैं, चाहे वो शैक्षिक सेमिनार हो, चाहे वो अड़क्षर विकास समिति हो, चाहे किसी भी प्रकार से आज जैसे गौशाला का ये आपका डोनेशन देना हो, तो ये सारे के सारे वो स्टेप है जो गांव से जोड़ने के प्रयास में 1 बाय 1 उठा रहे हैं। तो इस निमित्त मैं चाहूँगा कि गांव के जो लोग बाहर है और जो गांव से जुड़ना चाहते हैं, उनके निमित्त आप संदेश भी प्रेषित करें। भाई मेरा तो यही संदेश है कि आप जहाँ भी हो, चाहे वो बाहर आउट ऑफ कंट्री हो, चाहे देश में हो, कितनी भी डिस्टेंस पे हो, गांव को एक दिन ज़रूर देना चाहिए। और अपने मन से, ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है, मैं थोड़ा सा क्या करूँ, नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका अमाउंट कितना कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका गांव से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी माध्यम से जुड़ो, लेकिन गांव से जुड़ना चाहिए, मेरा यही संदेश है, ताकि आने वाली जनरेशन भी गांव में बनी रहे। आने वाली जनरेशन को ये जो आज जो भौतिक युग है उसमें डिप्रेशन का शिकार नहीं होना पड़े। ये हमारा बना बनाया जो समाज है वो कभी टूटे नहीं और ऐसे ही ये समाज बना रहे। कभी साइकेट्रिक इश्यू होकर के अकेलापन के कारण से दवाइयाँ नहीं खानी पड़े। इसका सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है लोगों से मिलते रहिए। और अपना गांव सबसे बेस्ट जगह है जहां ये इस तरह की जो हंसी खुशी मजाक जो सब चलती है उसको बनाते रहें, बने रहें। धन्यवाद। इतनी बड़ी पद और पैसा कमाने के बाद में यदि भाई साहब के अंदर की पीड़ा कि हमें वेस्टर्न कल्चर अब हमारे ऊपर छाया कर रही है और वो हमें अंदर से खोखला कर रही है, तो ऐसी स्थिति में हम गांव से जुड़े, हमारी जड़ों से जुड़े, गांव को फर्स्ट माने, तो मुझे लगता है कि भाई साहब ने यदि बात कही है तो दूर तक जाएगी। भाई साहब, आप प्लेटफॉर्म पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू।